हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एमवी एकेडमी एंड दिस इज योर मिथिलेश सर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर के कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशंस करने वाले हैं। उसमें आपके एमसीक्यूज होंगे, आंसर्स इन ब्रीफ, और बाद में हम न्यूमेरिकल्स भी आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहला हम एमसीक्यूज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट द पॉइंट इनसाइड अ हॉलो आयरन बॉक्सेज। तो आपको ये मैंने सिखाया था क्लास में बच्चों, थ्योरी सिखाते टाइम पे। इसका आंसर होगा लेस देन दैट आउटसाइड। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ए इज योर करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या बोला है? सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर बिकॉज ऑफ इट्स। अब सॉफ्ट आयरन जो रहता है उसकी कोएर्सिविटी भी लो होती है और उसकी रिटेंटिविटी भी लो होती है, तो इसका भी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। सो डायमैग्नेटिक मटेरियल का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 होता है, करेक्ट, ये भी है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव एंड लो, ये भी करेक्ट है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन एमसीक्यूज पे आइए। ना फोर्थ वाला एमसीक्यूज मैंने नेक्स्ट पेज पे इसलिए रखा है स्टूडेंट्स क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल है, तो आपको ये मुझे अच्छे से बताना होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? अ रेक्टेंगुलर मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली हैज अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू टी। तो टाइम पीरियड आपको टी बोला हुआ है ना। इट इज ब्रोकन इनटू 2 इक्वल हाफ्स। हमने क्या किया, उस रेक्टेंगुलर मैग्नेट को 2 हाफ में बांट दिया। तो जब आप उसको 2 हाफ में ब्रेक करो, क्या होगा बच्चों? उसका मास हाफ हो जाएगा और उसकी लेंथ भी हाफ हो जाएगी। नाउ ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वी नो दैट पीरियड टी जो था, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? पढ़ते टाइम में हमने पढ़ा ये टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड बी इज मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वेयर मैं एक एक करके लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। आई जो रहता है इसका फॉर्मूला क्या रहता है? दिस इज मास इंटू एल स्क्वायर अपॉन 12। ये आप लोगों ने रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं, मैं इसको इक्वेशन 2 बोलता हूं। ठीक है, एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है बच्चों एम, वो क्या रहता है? दिस इज पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को मैं यहाँ पे x से डिनोट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, इनटू लेंथ। लेंथ को मैं यहाँ पे l से डिनोट कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा स्टूडेंट्स, फिर मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, व्हेन मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 हाफ, जब हमने इसको 2 हाफ में ब्रोक किया है बच्चों, तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। ईच विल हैव इट्स लेंथ। दोनों हाफ जो होंगे उनके लेंथ कितने हो जाएंगे? L/2। ठीक है, बट पोल स्ट्रेंथ जो रहता है स्टूडेंट्स वो चेंज नहीं होगा, बट पोल स्ट्रेंथ x रिमेन सेम। तो अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने यहाँ पे बोला था कि m जो है वो x इंटू एल था स्टूडेंट्स, और अगर हम इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं, तो यहाँ पे मैं एक नया अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालूंगा। तो न्यू मोमेंट जो है हमारा, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं m डैश से डिनोट करता हूँ। तो न्यू मोमेंट क्या हो जाएगा आपका? पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। अब कितना हो गया? L/2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरा m डैश जो है दैट इज इक्वल टू XL अपॉन 2, और m डैश को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? ध्यान से सुनिएगा, m डैश जो है क्या ये ऐसा हो सकता है? m/2। ये मैंने लिख लिया इक्वेशन 3 से। ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन 3 से हमारे पास हो गया, और इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूँ बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता हूँ, आई डैश निकालते हैं। अब आई डैश क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, आई डैश आई था ml²/12, तो आई डैश क्या हो जाएगा? मास। अब मास तो चेंज हुआ है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ मास डैश। ठीक है,
इनटू लेंथ भी चेंज हुआ इसलिए मैं लिख रहा हूँ एल डैश का स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा आई डैश कितना हो जाएगा बच्चों, अभी देखिए मास जो है वो हाफ हो गया है तो मैं इसको लिखता हूँ मास अपॉन 2 इनटू एल डैश भी हाफ हो गया है तो इसको मैं लिखूंगा एल बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12 और ये स्टूडेंट मेरे पास मिल जाएगा मास इंटू एल स्क्वायर अपॉन 12 इंटू 8। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, तो हमने जो इक्वेशन पीछे जाके देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाया है, देखिए स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू मास इंटू एल स्क्वायर अपॉन 12। तो ये जहाँ कहीं भी मास इंटू एल स्क्वायर अपॉन 12 होगा मैं वहाँ पे आई लिख सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 बच्चों यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 आपका ये वाला जो टर्म है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, मैं एक बार हाईलाइट करके बताता हूँ, ये वाला जो टर्म है दिस इज मास इंटू एल स्क्वायर अपॉन 12, दिस इज आई, राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा मेरा आई डैश इज इक्वल टू आई बाई 8 एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमने ये लिख लिया बच्चों और मैं इस इक्वेशन का नाम रखता हूँ इक्वेशन नंबर 5। आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। अब हम नया टाइम पीरियड लिख रहे हैं बच्चों जिसको मैं टी डैश बोल रहा हूँ। तो टी डैश क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आई डैश अपॉन एम डैश इंटू बी। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई डैश कितना है आई बाई 8 अपॉन एम डैश कितना है एम बाई 2 इंटू बी ना। इसको अब भी मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आई बाई 8 इंटू 2 विल गो अप दिस इज एम बी और मैं 2 और ये 4 कैंसिल कर लेता हूँ तो मुझे टी डैश स्टूडेंट्स मिलेगा, टी डैश कितना हो जाएगा 2 पाई। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक बार इसको अच्छे से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, टी डैश हो जाएगा 1/4 का जब बाहर जाएगा स्क्वायर रूट के तो वो 1/2 इन ब्रैकेट ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन को मैं इक्वेशन 6 बोलता हूँ और इक्वेशन 1 जो हमने लिया था, पुट इक्वेशन 1 इन 6। अब ये कैसे बच्चों, ध्यान से देखिए, मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। देखिए हमने इक्वेशन 1 को क्या लिखा है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। तो जहाँ पे भी 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी होगा वहाँ पे हम बच्चों t लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इस इक्वेशन में हमको टी डैश क्या है, हाफ इंटू 2 पाई इंटू अंडर रूट आई अपॉन एम बी। तो क्या मैं इसको मैं t लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, ये बन जाएगा टी डैश इज इक्वल टू हाफ इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ। बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा था, हमको पूछा था इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी, द रेशियो ऑफ टी डैश अपॉन टी इज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आइए बच्चों, आई होप आप लोगों को सबको ये समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 360 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.6 टेस्ला। व्हाट इज इट्स परमिएबिलिटी, देखो बच्चों आप सबको पता है, वी नो दैट परमिएबिलिटी म्यू जो रहता है दैट इज नथिंग बट इट इज बी अपॉन एच। बी का वैल्यू दिया है 0.6 अपॉन एच की वैल्यू दी है 360। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6/360 इंटू 0.6 को अपन ने ऐसा लिख लिया 6/10। ध्यान से देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1/600 और यूनिट हो जाएगी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी स्टूडेंट्स। आई थिंक आप सब लोगों को इतना समझ में आया स्टूडेंट्स, आई होप इतना समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को। ठीक है, अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आंसर इन ब्रीफ विच प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्ट आयरन मेक्स इट यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने पहले से कुछ थियरी लिख के रख दिए हैं ताकि हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस कर पाएँ। Soft iron has large value of permeability greater than 1000 and a small amount of retaining magnetization, and hence it has high susceptibility but low retentivity.
एंड दीज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट आयरन मेक्स इट यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है बच्चों, तो जो सॉफ्ट आयरन होते हैं उनकी परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1000 होती है और उनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटाइजेशन होता है। इसी की वजह से हम बोलते हैं कि उनके पास हाई ससेप्टिबिलिटी और लो रिटेंटिविटी है, और ये प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ना बच्चों, इसके लिए आप हमारा, मैं यहाँ आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ बच्चों, प्लीज़ रेफर लेक्चर 4 ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर आप लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी तो आपको ये थियरी आराम से लिखने हो जाएगा बच्चों, और जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरा लेक्चर 4 जो है मैंने मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर जो बनाया है, आप साइट पे विजिट करके वो वाली लेक्चर देख लीजिए। आपको इसका आंसर मैंने डायरेक्टली वहाँ पे बताया हुआ, आप वहाँ से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए हम अगले पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, व्हाट शुड बी रिटेंटिविटी एंड कोहेसिविटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट। एक परमानेंट मैग्नेट जो रहता है स्टूडेंट्स ना, ध्यान से देखिएगा, अ परमानेंट मैग्नेट शुड हैव हाई रिटेंटिविटी। अब रिटेंटिविटी हाई क्यों होना चाहिए? ताकि वो मैग्नेटाइजेशन जो है वो लार्ज एक्सटेंट तक होल्ड कर पाए। ठीक है, मतलब रिमेन मैग्नेटाइज्ड रहें, वो हमेशा मैग्नेटाइज रहें इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इसीलिए हमारा परमानेंट मैग्नेट जो रहता है उनकी रिटेंटिविटी हमेशा हाई होनी चाहिए, ताकि अगर हम मैग्नेट हटा भी दें, मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दें, तो भी उनका मैग्नेटाइजेशन जो है वो डिक्रीज ना करे। ठीक है, अब परमानेंट मैग्नेट शुड हैव हाई कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी भी उनकी हाई होनी चाहिए। अब इसका रीजन क्या है? सो एज टू नॉट गेट डीमैग्नेटाइज इजीली। अब हाई रिटेंटिविटी है तो इजीली क्या होते हैं, वो होल्ड कर पाते हैं, और कोएर्सिविटी हाई है तो वो डीमैग्नेटाइज इजीली नहीं होते हैं। तो ये दोनों जो है प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट फॉर परमानेंट मैग्नेट। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये जो फोर्थ वाली क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस करी हुई है, तो आप इस क्वेश्चन के लिए मेरा वीडियो लेक्चर जो है 3rd रेफर लेक्चर 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स वाला वीडियो लेक्चर आप बच्चों देख लीजिए। ये सेम क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ वहाँ पे लिया हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसको इजीली समझ पाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमने ऑलरेडी लिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो आप इसके लिए मेरा लेक्चर नंबर 2 रेफर कर लीजिए मैग्नेटिक मटेरियल्स का। आप वीडियो स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में ही ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट गो थ्रू दी वीडियो लेक्चर सेकेंड वन एंड डू दिस डेरिवेशन फ्रॉम देयर। ठीक है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम अगले पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट डज द हिस्टेरेसिस लूप रिप्रेजेंट्स। बच्चों अगर आप सबने मेरा 4th वीडियो लेक्चर देखा होगा मैग्नेटिक मटेरियल्स का, उसमें मैंने हिस्टेरेसिस लूप और साइकिल जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हिस्टेरेसिस लूप क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी वेक्टर एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं, एच वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो हिस्टेरेसिस लूप रिप्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है बच्चों ये ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होते हैं, और ट्रांसफॉर्मर्स क्या रहता है, दे आर डिवाइसेस व्हिच कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। और ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक जो है ट्रांसफॉर्मर, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में और एसी सर्किट वाले चैप्टर में हम इसके पर्पजेस जो हैं वो जरूर पढ़ेंगे, तो हम वहाँ डेप्थ में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फॉर द टाइम बीइंग ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक एप्लीकेशन आप यहाँ से पढ़ के और इसको ध्यान रख लीजिए बच्चों। ठीक है, आई होप बच्चों आप सबको इतना समझ में आया होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ देखिए, व्हेन अ प्लेट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम भी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, ठीक है, या हाइट। अब उन्होंने वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ 10 इंटू 0.5 इंटू 0.2, और ये सेंटीमीटर क्यूब है स्टूडेंट, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स ना, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमको कितना मिल जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻⁶। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये सब कैंसिल हो जाने हैं तीनों,
तो हमारे पास बचेगा वॉल्यूम 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब, दिस इज योर वी, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हो, इज लोकेटेड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 0.5, तो आपको मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू स्टूडेंट्स दिया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी दी है 0.5 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर। ये हो जाएगा मेरा 5 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁴, और इसको मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। सो दिस इज माय वैल्यू ऑफ एच, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन अ मैग्नेटिक मोमेंट, आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी दिया हुआ है, मतलब आपको एम नेट का वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट्स। एम नेट कितना है, इट इज़ 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन इन द रॉड। तो पहले तो हमको पता है स्टूडेंट्स मैग्नेटाइजेशन हमको पता होता है सबको, तो मैं यहाँ से पहले मैग्नेटाइजेशन निकाल देता हूँ। मैग्नेटाइजेशन एम जो रहता है वो क्या रहता है, इट इज़ नथिंग बट एम नेट अपॉन वी। एम नेट का वैल्यू दिया हुआ है, वी का वैल्यू दिया हुआ है, सो दिस इज 5 अपॉन 10⁻⁻⁶। तो यहाँ से मुझे एम का वैल्यू मिल गया बच्चों 5 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर। अब एक बार एम का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, बी निकालना है हमको। आप सबको पता है मैग्नेटिक इंडक्शन बी और इसके बीच में रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। बी इज़ नथिंग बट म्यू नॉट इंटू एम प्लस एच। ये फॉर्मूला हम सब ने डेरिवेशन में पढ़ा था, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ से मेरे को बी निकालना है, तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इन ब्रैकेट एम की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁶ प्लस एच की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 5 इंटू 10⁻3। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, मैं लॉग कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके लिए छोड़ सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 6.29 टेस्ला अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है बच्चों। इसका आंसर टेक्स्ट बुक में गलत दिया हुआ है बच्चों, तो करते टाइम पे एक बार ध्यान दे दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको एरिया दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एरिया की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सो बेसिकली एरिया हमको मिल गया 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको और क्या दिया हो स्टूडेंट्स, देखिए, इज लोकेटेड इन 4000 एम्पियर पर मीटर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब एच का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4000, ठीक है। एच की वैल्यू मिल गई। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड इज, फाई का वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कितना दिया है 25 इंटू 10⁻⁻6 वेबर दिया हुआ है। आपको क्या क्या बोला है फाइंड करने, ए आपको एक रिलेटिव परमिएबिलिटी बोला है, बी में आपको उन्होंने पूछा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब ईटा निकालना है, और सी में उन्होंने आपसे मैग्नेटाइजेशन पूछा स्टूडेंट्स ना। अभी ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इसको। आप सबको पता है कि फाई जो रहता है वो रहता है बी इंटू ए, यानी कि बी कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट फाई अपॉन ए। फाई का वैल्यू है 25 इंटू 10⁻⁻6, और आपका ए का भी वैल्यू है 25 इंटू 10⁻⁻6, मतलब मुझे बी का आंसर कितना मिल गया 1। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, म्यू जो रहता है दिस इज नथिंग बट बी बाय एच, ठीक है। बी का वैल्यू है आपके पास में कितना 1, और एच का वैल्यू है 4000, यानी ये हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट म्यू का वैल्यू अगर मैं लिख पाऊँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 इंटू 10⁻³ स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए इसको, 1/4 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³, दिस इज नथिंग बट 25 इंटू 10⁻⁵, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए ज़रा, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या रहता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज नथिंग बट म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो आप क्या करेंगे, म्यू का वैल्यू आपके पास है 25 इंटू 10⁻⁵, और म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है बच्चों। यहाँ से लॉग अप्लाई करेंगे, आपको म्यू आर का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बच्चों, लॉग कैलकुलेशन आप कर सकते हैं।
तो मेरे को म्यू आर का डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 199। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आप सबको पता है, हमने पढ़ा हुआ है ये डेरिवेशन, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज नथिंग बट ईटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ईटा कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नथिंग बट म्यू आर माइनस 1, दैट इज 198। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर ए का हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड आंसर बी का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने पीछे क्या निकाल दिया, देखिए ए निकाल दिया, बी निकाल दिया, अब हमको मैग्नेटाइजेशन निकालना है स्टूडेंट्स। और मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, आप सबको पता है, मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैग्नेटाइजेशन जो है एम को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट ईटा इंटू एच। अभी मेरे पास ईटा का वैल्यू मिल गया कितना, 198, इंटू एच की वैल्यू कितनी दी थी, 4000, यानी कि मेरे को एम का वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो मिल जाएगा 7.92 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर। आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा क्वेश्चन में एज सच कुछ था नहीं बच्चों, खाली थोड़ा लेंथ था क्वेश्चन में। अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन सकता है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ना ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द वर्क डन फॉर रोटेटिंग अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम इट्स मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन पे आप देखिए ध्यान से बच्चों, we know that मैग्नेट जो रहता है, मैग्नेट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन। जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन रहता है, हमारा मैग्नेट हमेशा उसके पैरेलल रहता है। मतलब ये हो गया कि मेरी इनिशियल जो है एंगल θ1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 डिग्री। अब क्वेश्चन में आपको है ना θ2 का वैल्यू दिया हुआ है। एक बार बोलता है कि थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम इट्स मैग्नेटिक मेरिडियन इज n टाइम्स द वर्क डन टू रोटेट इट थ्रू 60 डिग्री। तो हमको θ2 के दो अलग अलग वैल्यूज दिए हुए हैं बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट केस में मैं निकालता हूँ वर्क डन फॉर रोटेटिंग थ्रू 90 डिग्री। 90 डिग्री से रोटेट करने के लिए मैं यहाँ पे वर्क डन जो है उसको W1 करता हूँ स्टूडेंट्स। और आप सबको पता है MB का फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज़ cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है बच्चों, सो W1 हो जाएगा MB एज इट इज़ cos θ1। θ1 इज़ 0 डिग्री और हमको θ2 कितना पे पूछा है, 90 डिग्री पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा W1 हो जाएगा MB इंटू cos 0 इज़ 1 माइनस 0, यानी दिस इज़ नथिंग बट MB। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए आगे आइए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाले एंगल के लिए वर्क डन निकालता हूँ। सो वर्क डन फॉर रोटेटिंग थ्रू 60 डिग्री। अब ये देखिए, इसको हम W2 कर लेते हैं। तो W2 क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट MB इंटू अगेन cos θ1 माइनस cos θ2। दिस इज MB इंटू cos θ1 इज cos 0 माइनस cos 60 डिग्री। ये हो जाएगा आपका W2 इज नथिंग बट MB इंटू दिस इज 1 माइनस हाफ और 1 माइनस हाफ इज हाफ। सो दिस इज नथिंग बट, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका MB बाई 2। ठीक है, इसको इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए कि वर्क डन जो है थ्रू 90 डिग्री इज n टाइम्स द वर्क डन थ्रू 60 डिग्री। मतलब फ्रॉम क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वर्क डन एट 90 डिग्री इज n टाइम्स वर्क डन एट 60 डिग्री। यानी ये हो जाएगा MB इज इक्वल टू n इंटू MB बाय 2। MB कैंसिल, n का आंसर हो जाएगा 2। तो आपको क्वेश्चन में पूछा था वैल्यू ऑफ n इज 2 स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आप सब लोगों को समझ में आया स्टूडेंट्स। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन एक्चुअली सिंपल है और ये बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया है 2-3 बार। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा।
एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। आपको रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेडियस कितना दिया हुआ है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर विथ अ स्पीड ऑफ, आपको v का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, हम सब ने ये पढ़ा हुआ है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो है वो क्या रहता है, इट इज़ नथिंग बट EVR/2। तो हमारे पास E का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू हमारे पास वेलोसिटी है 2 इंटू 10⁻6 इंटू हमारे पास रेडियस है 5.3 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, तो मेरे को m ऑर्बिटल का जो फाइनल आंसर है बच्चों वो मिलेगा 8.48 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है बच्चों, अब एक बार ये मिल गया स्टूडेंट्स, हमको एंगुलर मोमेंटम बोला है निकालने। आप सबको पता है ये और सिंपल है, एंगुलर मोमेंटम इज MVR, मास दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी हमको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻6 इंटू हमको रेडियस कितना दिया हुआ है 5.3 इंटू 10⁻11। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 96.46 इंटू 10⁻36 which is approximately 9.65 into 10⁻35 न्यूटन मीटर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा L का आंसर हो गया। दिस इज योर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर एंड दिस इज योर, ये आपका आंसर जो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर हो गया बच्चों, और ये आपके एंगुलर मोमेंटम का आंसर हो गया बच्चों। आई होप सबको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा एक कंसेप्ट इस क्वेश्चन में ऐसा लगेगा जो अभी आपको इस स्टैंडर्ड में हुआ नहीं है। अगर आप लोगों को काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज वाला चैप्टर हो गया होगा तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। फॉर द टाइमिंग में ये न्यूमेरिकल का सोल्यूशन आपको बता के रखता हूँ बच्चों। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, A paramagnetic gas has 2 into 10⁻26 atoms per meter with atomic magnetic dipole moment। हमको अभी क्या दिया हुआ है, हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और आपको टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 27 डिग्री सेल्सियस। दिस इज 27 प्लस 273, दिस बिकम्स केल्विन, सो दिस इज 300 केल्विन। ठीक है, अब आपको फाइंड मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन M इज नथिंग बट M नेट अपॉन वॉल्यूम, और M नेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इंटू M ऑफ ईच एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और ये जो है नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये होता है आपका नंबर डेंसिटी। मतलब मेरा मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर डेंसिटी इंटू M ऑफ ईच एटम। ठीक है, नंबर डेंसिटी आपको कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻26। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, इंटू M एटम का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा, मैक्सिमम M जो है इसका आंसर मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, दिस इज नथिंग बट 1.5 इंटू 2 इज 3, सो दिस इज 30 इंटू, या मैं डायरेक्टली बच्चों लिख देता हूँ 30 इंटू 10⁻2 है, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁻3 एम्पियर पर मीटर। सो दिस इज
वन आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए, इसके सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज इट पॉसिबल टू अचीव सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, आपको बी का वैल्यू दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो बी का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 3 टेस्ला। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन फॉर सैचुरेशन में, कंडीशन फॉर सैचुरेशन का जो कंडीशन होता है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, ध्यान से देखिए, अगर मेरा एम बी का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 KBT, अगर हमारा एम बी का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 3/2 KBT, तो हम बोलते हैं कि हाँ हमारा जो है ये सैचुरेशन होगा, मैक्सिमम सैचुरेशन। तो हम ये चेक करेंगे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, पहले एम बी का वैल्यू निकालते हैं। एम बी का वैल्यू अब हमको क्या दिया हुआ है, देखो एम की वैल्यू दी हुए है 1.5 इंटू 10⁻⁻23 इंटू बी का वैल्यू कितना है 3, मतलब एम बी का वैल्यू हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻23 जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक आंसर मिला मेरे को एम बी का। ऑल्सो अब हम निकालते हैं 3/2 KBT का। सो 3/2 KBT जो है ये होता है 3/2 इंटू KB इज नथिंग बट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, इंटू टेम्परेचर T आपको दिया हुआ है 300 केल्विन। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे ये मिल रहा है कितना बच्चों, ध्यान से देखिए, दिस इज 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ना सिंस हम क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि एम बी जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू 3/2 KBT, हमारा एम बी का वैल्यू जो है वो 3/2 KBT से कम है। ठीक है, एंड देयरफॉर saturation magnetization cannot be achieved, तो हमारा सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन जो है वो अचीव नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आया बच्चों, ध्यान से देख लीजिए एक बार। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पेज पे आ जाइए बच्चों। नो क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है डेटा में, अब मैग्नेटिक निडल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज़ मैग्नेटिक मूवमेंट, तो हमको यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, एम की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का वैल्यू दिया हुआ है हमको 7.2 इंटू 10⁻⁻7 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन सेकेंड्स, तो अगर हम टाइम पीरियड निकालने जाएंगे, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, सो दैट इज 3/5 एंड दिस इज नथिंग बट 0.6 seconds. So this is your time period students. Now what is the magnitude of magnetic field, तो हमको B का वैल्यू पूछा है। ओके, सिंपल है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमको पता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पता है हमको पता है कि T इज इक्वल टू 2π√I/MB, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, आपको मिलेगा T² इज इक्वल टू 4π² इंटू I/MB। तो यहाँ से हमको B मिल जाएगा स्टूडेंट्स, B हो जाएगा 4π² इंटू I/T² इंटू M। हमारे पास पाई का वैल्यू पता रहता है, आई का वैल्यू दिया हुआ है, एम का वैल्यू दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट्स। जब हम सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप लॉग टेबल से इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आता है 3.948 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर और सिंपली टेस्ला। ठीक है बच्चों, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सब लोगों को समझ में आया। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। ना क्वेश्चन नंबर 9 क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा,
अ शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हमको बी का वैल्यू दिया हुआ है ना, बी इज, इसका यूनिट देखिएगा बच्चों ध्यान से, ये हमको गॉस दिया हुआ है, ठीक है। सो 1 गॉस इज 10⁻⁻4 टेस्ला, 1 गॉस इज 10⁻⁻4 टेस्ला। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 700 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 7 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। व्हेन इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, सो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है। विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, आपको टाउ का वैल्यू दिया हुआ है 0.014 न्यूटन मीटर। मैं इसको डायरेक्टली स्टूडेंट्स लिख लेता हूँ 14 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। टाउ का फॉर्मूला क्या रहता है, टाउ रहता है आपका mb इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से टाउ हमको दिया हुआ है 14 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू m हमको निकालना है, b का वैल्यू है हमारे पास 7 इंटू 10⁻² इंटू साइन 30 डिग्री इज हाफ, क्योंकि थीटा हमको 30 डिग्री दिया है तो मैं डायरेक्टली हाफ लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स। अब ये 2 इधर आएगा, ध्यान से देखिए, 7 2 14 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो हमको m का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻², दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻1, दैट इज 0.4। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास m का वैल्यू मिल गया 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। तो वर्क डन का फॉर्मूला बच्चों क्या रहता है, वर्क डन का फॉर्मूला रहता है mb इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। कोई भी मैग्नेट का जो मोस्ट स्टेबल पोजीशन होता है, स्टेबल पोजीशन जो रहता है वो रहता है एट थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री, और अनस्टेबल पोजीशन जो रहता है वो रहता है एट थीटा, अनस्टेबल पोजीशन एट थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो मैग्नेट का सबसे स्टेबल पोजीशन रहता है जब थीटा 1 0 डिग्री हो जाएगा, और अनस्टेबल पोजीशन जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रहती है। तो अगर ये मैं फॉर्मूले का वैल्यू उठा के ऊपर पुट कर दूँ तो मुझे देखो m का वैल्यू कितना था 0.4, इंटू बी की वैल्यू कितनी थी 7 इंटू 10⁻² इंटू कॉस थीटा 1 इज कॉस 0 माइनस कॉस थीटा 2 इज 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा w इज नथिंग बट 2.8 इंटू 10⁻² इंटू दिस इज 1 माइनस ऑफ -1 दैट इज +1 स्टूडेंट्स। सो मेरे को ये मिल जाएगा 2.8 इंटू 2 दैट बिकम्स 5.6 इंटू 10⁻² जूल। So this is your work done students. Work done is 5.6 into 10⁻² joule, which is nothing but 56 into 10⁻³ joule. I could lift this answer here also. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, अ मैग्नेटिक निडल इज सस्पेंडेड फ्रीली सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इमेजिन करिए ये आपका अर्थ है, ये आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन वाली लाइन हो गई जो मैंने डॉटेड बनाया है, और इसमें हम एक मैग्नेटिक निडल बना देते हैं जो फ्रीली टर्न कर सकता है इसके ऊपर। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, से इसका लेंथ इज 2l, फ्रॉम हियर टू हियर इसका लेंथ इज 2l, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ जो है वो स्टूडेंट्स l हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन में बोलता है मैग्नेटिक निडल इज सस्पेंडेड फ्रीली सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इन ऑर्डर टू कीप इट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कीप करने के लिए अ वेट ऑफ 0.2 ग्राम इज केप्ट ऑन वन एंड ऑफ द निडल। मास जो है आपका, सॉरी वेट जो है वो लगाया हुआ है, कितना वेट दिया हुआ है 0.2 g। इफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस निडल, पोल स्ट्रेंथ दिया हुआ है, पोल स्ट्रेंथ जो है स्टूडेंट्स हमको दिया हुआ है 20 एम्पियर मीटर। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या रहता है, दिस इज पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू लेंथ, कितना दिया हुआ है 2l, वैल्यू में पुट कर दीजिए।
तो हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, हमको यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू मिल गया 40L। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना है बच्चों, हमको पता होता है टॉर्क का फॉर्मूला अगर मैं निकालने जाऊँ, अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, सपोज करो सेंटर पे फोर्स लग रहा है, स्टूडेंट्स मैं अलग कलर से बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए कि अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, से फोर्स F इज़ एक्टिंग, तो आपका पॉइंट जो होगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो होगा इस लाइन से लेंगे, तो इसका लेंथ कितना है, L है, और ये फोर्स कितना लग रहा है, F, तो मेरा टॉर्क जो जनरेट होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा मेरा L इंटू F। तो मेरा टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा टाउ इज़ नथिंग बट L इंटू F। F कितना है स्टूडेंट्स, F इज़ नथिंग बट वेट, वेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2 G। तो टाउ का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, टाउ इज इक्वल टू L इंटू 0.2 इंटू 9.8, और अगर अपन इसका यूनिट कन्वर्जन करेंगे क्योंकि 0.2 ग्राम दिया है वो, तो ये हो जाएगा आपका केजी में इंटू 10⁻⁻3। ठीक है बच्चों, तो मेरे को टाउ कितना मिल गया, टाउ का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 9.8 इंटू 0.2, दिस इज नथिंग बट 196 L इंटू 10⁻⁻5। ये हमको टाउ का एक वैल्यू मिल गया, और ये टाउ कैसा टाउ है, ये निडल वाला है, जो निडल मेरा टर्न कर रहा है उस निडल का ये टॉर्क है। ठीक है बच्चों, अब इस पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क भी लगेगा, तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो है आपका टाउ रीस्टोरिंग जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनिए, रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो किसकी वजह से लगेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंटू मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। अब ध्यान से देखिए, आपको m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40L, इंटू बी की वैल्यू अपने को दी हुई है क्या स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, बी का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको वैसे ही रखता हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ऐसा लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मेंटेन कर पा रहा है, तो मेरा टाउ निडल जो रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, टाउ रीस्टोरिंग के बराबर रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 196L इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 40L इंटू बी। ध्यान से देखिए बच्चों, कलर चेंज कर देता हूँ कट करने के लिए, इधर का L इधर का L कट हो गया, और अभी हम B यहाँ से निकालेंगे तो हमको B का आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ बच्चों, B अप्रॉक्सीमेटली अपने को मिलेगा 4.9 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। आप कैलकुलेशंस करके चेक कर सकते हैं, आपको इसके अप्रॉक्स आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए स्टूडेंट्स ना, मैग्नेटिक मटेरियल्स चैप्टर का ये लास्ट न्यूमेरिकल है बच्चों। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज ईटा एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो अभी मैं क्या करता हूँ, से सपोज 𝜂1 हमारे लिए ईटा दिया हुआ है, और मेरे को टेम्परेचर T1 जो है वो स्टूडेंट्स 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ कैल्विन में, तो ये हो जाएगा प्लस 273 कैल्विन, दिस इज नथिंग बट 300 कैल्विन स्टूडेंट्स। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर एट ससेप्टिबिलिटी, तो अभी 𝜂2 का वैल्यू हमको कितना दे दिया है, दिस इज नथिंग बट 𝜂/3, हमको T2 फाइंड करना है स्टूडेंट्स। हम सबको पता है, वी नो कि कभी भी ईटा इंटू टी जो रहता है ये कांस्टेंट रहता है, मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि 𝜂1 T1 इज नथिंग बट 𝜂2 T2। तो यहाँ से हमारा T2 कितना हो जाएगा, इट इज़ 𝜂1 T1 अपॉन 𝜂2। 𝜂1 की वैल्यू है ईटा, इंटू T1 इज़ 300, 𝜂2 इज़ 𝜂/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, सो दिस बिकम्स 900 कैल्विन। अगर हम डिग्री सेल्सियस में इसको निकालना चाहें तो हम यू भी निकाल सकते हैं, T2 इज़ 900 माइनस 273, यानी कि T2 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 627 डिग्री सेल्सियस। आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। सो हम इस लेक्चर में मैग्नेटिक मटेरियल्स को अनाउंस कर रहे हैं, हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो गया। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।